ह्यूमन हिस्ट्री की जब भी बात होती है तो आइस एज के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आइस एज ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया जिस तरीके से ह्यूमंस इवॉल्व हुए। बल्कि ह्यूमन एवोल्यूशन ही क्यों, आज की डेट में भी आइस एज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरीके से हमारे आसपास इतने सारे क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं और इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग को लेके भी इतनी सारी बातें होती हैं। सो ये आइस एज होती क्या है, दुनिया में अभी तक कितनी सारी आइस एजेस रही हैं, इन आइस एजेस में ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुए, इन आइस एजेस का क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पे क्या इंपैक्ट होता है, इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि आइस एज होती क्या है। देखिए, आइस एज एक बहुत लंबा पीरियड होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स का, जिसमें अर्थ का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है और अर्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा आइस शीट से कवर रहता है। अब आइस शीट को अगर सिंपल भाषा में समझे तो आइस की एक ब्लैंकेट जो कई हजार फीट थिक होती है। लेकिन यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह भी है कि आइस एज का मतलब सिर्फ ठंडे पीरियड से नहीं होता, इसमें ठंडे और गर्म दोनों पीरियड्स आ जाते हैं। ठंडे या कोल्ड पीरियड्स को बोलते हैं ग्लेशियर्स, जिसमें आइस शीट्स धरती के सरफेस पे बहुत एक्सटेंसिवली एक्सपैंड कर रही होती हैं और ओवर द ईयर्स बिल्ड होती रहती हैं। और इस टाइम ग्लोबल टेम्परेचर कुछ डिग्रीज से गिर जाता है और इन्हीं के बीच में आ जाते हैं कुछ वार्मर या गर्म पीरियड, जिनको बोलते हैं इंटरग्लेशियल्स, जिसमें आइस शीट्स कम हो जाती हैं और रिसीड करना शुरू कर देती हैं। हम आज की डेट में एक इंटरग्लेशियल पीरियड में ही हैं और इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग को लेके भी इतनी सारी बातें होती हैं। इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां से आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कि अर्थ की हिस्ट्री में अभी तक टोटल कितनी आइस एजेस रही हैं, और फिर ये देखेंगे कि करंट आइस एज कौन सी है और उसने ह्यूमंस के एवोल्यूशन को कैसे इंपैक्ट किया और फिर दुनिया का नक्शा ही चेंज कर दिया। कुछ स्टडीज ये बताती हैं कि 6 आइस एजेस रही हैं, कुछ 4, लेकिन ज्यादातर जियोलॉजिकल एविडेंसेस और साइंटिस्ट ये बताते हैं कि इन टोटल 5 आइस एजेस तो रही हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये है इन आइस एजेस के नाम: ह्यूरोनियन, क्रायोजेनियन, एंडियन सहारन, कैरू और क्वाटरनरी। आपको हो सकता है पॉज करना पड़े इन आइस एजेस के नाम और टाइमलाइंस देखने के लिए। हम लोग करंटली जिस आइस एज में है उसका नाम है क्वाटरनरी और ये ऑलमोस्ट 25 लाख साल पहले स्टार्ट हुई थी। एक ओवरऑल आइस एज 30 से 300 मिलियन सालों के ड्यूरेशन में वेरी करती है और इसमें ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल दोनों ही पीरियड्स आ जाते हैं। वार्मर या फिर इंटरग्लेशियल पीरियड कंपैरेटिवली छोटी ड्यूरेशन के होते हैं, जैसे कुछ हजार साल, लेकिन ठंडे या ग्लेशियल पीरियड काफी लंबे टाइम तक स्ट्रेच करते हैं, जैसे कुछ हजार साल से मिलियंस ऑफ ईयर्स। और इन आइस एजेस में टेम्परेचर्स किस एक्सटेंट तक जाएंगे ये भी वेरी करता है आइस एज टू आइस एज। अब ये जो टर्म है आइस एज, इसे या तो एक ओवरऑल आइस एज को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर करंट आइस एज का जो लास्ट ठंडा या ग्लेशियल पीरियड चल रहा था उसे भी कभी कभी सिंपली आइस एज ही बोल दिया जाता है। जैसे करंट आइस एज के लास्ट ग्लेशियल पीरियड का ड्यूरेशन रहा पिछले 1 लाख साल पहले से ऑलमोस्ट 10 से 12 हजार साल पहले तक, और इसे कभी कभी सिंपली आइस एज ही बोल दिया जाता है। ये डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स और हिस्ट्री की बुक्स में जब इस वर्ड को यूज किया जाता है तो कभी कभी इस 90,000 साल पीरियड के ड्यूरेशन को सिंपली आइस एज ही बोल दिया जाता है। ये पीरियड अपने पीक कंडीशन में था तकरीबन 20,000 साल पहले, और इस वक्त कुछ एरियाज में टेम्परेचर ऑलमोस्ट 22 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया था, और ऑन एन एवरेज धरती का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 5 डिग्री सेल्सियस से कम था आज के कंपैरिजन में। इस पीक टाइम में आइस शीट्स ऑलमोस्ट 12,000 फीट से थिक रही और एरियाज लाइक रशिया, स्कैंडिनेविया और कनाडा इंपैक्टेड रहे इन आइस शीट से। यहां तक कि साउथ अमेरिका की एंडीज माउंटेन्स भी बर्फ से ढकी रही। अब ये जो करंट आइस एज चल रही है क्वाटरनरी, हम लोग आज की डेट में इसके गर्म या इंटरग्लेशियल पीरियड में हैं, जो स्टार्ट हुआ था रफली 12,000 साल पहले, और इसको बोला जाता है होलोसीन। लेकिन आपको आज की डेट में भी कुछ आइस शीट्स देखने को मिल जाएंगी ग्रीनलैंड में, एंटार्क्टिका में,
या फिर कुछ माउंटेन्स और पोलर रीजन्स में डिस्पाइट द वार्मर एंड मॉडरेट टेम्परेचर्स। सो अब ये डिस्कस करते हैं कि पिछले इतने हजार सालों से ये आइस एजेस के जो इतने सारे क्लाइमेट चेंजेस चल रहे थे, इससे ह्यूमंस का एवोल्यूशन कैसे इंपैक्ट हुआ। देखिए, साइंटिफिक रिकॉर्ड्स में पिछले 7,80,000 सालों के क्लाइमेट चेंजेस की एक बहुत ही क्लियर पिक्चर है और इस टाइम ग्लोबल क्लाइमेट में ड्रामेटिक शिफ्ट्स और एनवायरनमेंट में काफी बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिले। इस पूरी ड्यूरेशन में कई सारे ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल पीरियड आए और गए। अब आप ये सोचिए कि अगर कभी टेम्परेचर 10 डिग्री से ऊपर हो जाए या फिर 10 डिग्री से नीचे गिर जाए और उसे मैनेज करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी या फिर इनोवेशन ना हो, तो ह्यूमंस के एंसेस्टर्स इस सिचुएशन के साथ कैसे डील करते होंगे। जब आइस एज का ठंडा या ग्लेशियल पीरियड चल रहा होता है तो लैंड का एक बहुत बड़ा एरिया बर्फ के अंदर ढका रहता है और उससे लाइफ रुक जाती है। अब इससे सिर्फ होमो सेपियंस ही नहीं, और भी बहुत सारे स्पीशीज की लाइफ इंपैक्ट होती थी और उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए गर्म इलाकों में शिफ्ट होना पड़ता था। स्पीशीज को या तो क्लाइमेट के हिसाब से मूव करना पड़ता था, या ये क्लाइमेट के साथ अडेप्ट कर लेते थे, या फिर ये एक्सटिंक्ट हो जाते थे। और हिस्टोरिकली इन तीनों ही केसेस के बहुत सारे एविडेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल, करंट आइस एज के लास्ट ग्लेशियल या ठंडे पीरियड के खत्म होते होते यानी ऑलमोस्ट 12,000 साल पहले तक वूली मैमथ्स और मैस्टोडॉन्स एक्सटिंक्ट हो गए थे और आज की डेट में इनकी फैमिली ट्री और जीनस की हमें सिर्फ एक ही स्पीशीज दिखती है, जिसे हम बोलते हैं एलिफेंट्स। सिमिलरली ऐसे और भी बहुत सारे जानवरों की स्पीशीज रही हैं जो या तो क्लाइमेट के साथ अडेप्ट करती रही या फिर इवेंचुअली एक्सटिंक्ट हो गई, जैसे डायर वुल्व्स, जायंट स्लॉथ्स और केव बियर्स। ये सारे जायंट एनिमल्स बहुत प्रेवलेंट रहे कई हजार सालों तक आइस एज में, लेकिन 12,000 साल पहले तक आते आते ये एक्सटिंक्ट हो गए। इनकी डिसअपीयरेंस के बहुत सारे रीजंस हैं, ह्यूमन हंटिंग से लेकर डिजीजेस या फिर आइस एज में होने वाले इतने सारे क्लाइमेट चेंजेस। ह्यूमन स्पीशीज पे भी इसका इंपैक्ट पड़ा। ह्यूमंस एक्सटिंक्ट भी हुए, डिस्पर्स भी हुए, आइस एज के साथ अडेप्ट भी करते रहे और इवॉल्व भी होते रहे। होमो इरेक्टस से लेकर होमो हाइडेलबर्गेंसिस, फिर निएंडरथल्स और फाइनली होमो सेपियंस। पिछले 25 लाख सालों में ह्यूमंस की जितनी भी स्पीशीज रही हैं, उनका धीरे धीरे ब्रेन डेवलप होता रहा, उनके ब्रेन का साइज बढ़ता रहा, वो पूरी तरह से सीधा या फिर अपराइट चलने लगे और ये सब बायोलॉजिकल डेवलपमेंट से उनकी स्पीच डेवलप हुई। फिर ये सोचने और समझने लगे और इनमें प्लान करने की शक्ति भी आई कि इन सब सिचुएशंस के साथ ये कैसे डील कर सकते हैं। और जैसे हमने कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के वीडियो में डिस्कस किया था, जो इस सीरीज का एपिसोड नंबर 2 है, इनकी स्पीच डेवलप हुई और इन्होंने अपने स्पीच के पैटर्न्स को यूज करके बड़े बड़े ग्रुप्स में कन्वर्ट होना शुरू कर दिया। और इन ग्रुप्स में एक दूसरे के साथ मिलकर ये इतने सारे क्लाइमेट चेंजेस और अपने सर्वाइवल के नए नए तरीके ढूंढने लगे। बहुत सारी डेवलपमेंट्स और डिस्कवरीज हुई। ह्यूमंस ने अपने स्टोन टूल्स को फर्दर डेवलप किया। ठंड से बचने के लिए इन्होंने फायर का यूज करना शुरू किया और फिर जानवरों की स्किन का यूज करना शुरू किया गर्म कपड़े बनाने के लिए। बोलने का मतलब यह है कि जानवरों की बाकी स्पीशीज के कंपैरिजन में ह्यूमंस ने इन सारे क्लाइमेट चेंजेस को बहुत अच्छे से मैनेज किया। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है और उससे गर्मी हो जाती है और फिर गर्मी होने से आइस शीट्स पिघलना शुरू हो जाती हैं, जिस वजह से सी लेवल्स ऊपर आ जाते हैं। और इसीलिए आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि अगर ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ी तो सी लेवल्स ऊपर आ जाएंगे और सी के आसपास की जो सिटीज हैं वो डूबना शुरू हो जाएंगी। अब इस फिनोमेना का कंप्लीटली उल्टा होता था जब आइस एज का ठंडा या ग्लेशियल पीरियड चल रहा होता था और बर्फ एक्सपैंड हो रही होती थी। बोलने का मतलब यह है कि आइस एज के दौरान जब कॉन्टिनेंट्स में आइस एक्यूमुलेट हो जाती थी तो पानी का लॉस होना शुरू हो जाता था, क्योंकि वो सारा ओशियंस का पानी बर्फ में कन्वर्ट हो जाता था। और कॉन्ट्रेरी टू ग्लोबल वार्मिंग, इस टाइम में सी लेवल्स नीचे आ जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, करंट आइस एज के पीक यानी 19-20 हजार साल पहले सी लेवल्स अराउंड द वर्ल्ड ऑलमोस्ट 100 मीटर तक ड्रॉप कर गए थे। और जैसे ही सी लेवल्स ड्रॉप होते हैं, पानी के अंदर छुपे हुए लैंड ब्रिजेस
बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। लैंड ब्रिजेस के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बेरिंजिया लैंड ब्रिज, जो कनेक्ट करता है साइबेरिया को अलास्का के साथ, या फिर बास स्ट्रेट, जो कनेक्ट करता है ऑस्ट्रेलिया को तस्मेनिया के साथ। और इन्हीं लैंड ब्रिजेस को यूज करके काफी सारी स्पीशीज अलग अलग रीजन्स तक पहुंचती थी, और इन सब से ह्यूमंस की अक्रॉस द ग्लोब मूवमेंट्स इंपैक्ट होती रही। अब थोड़ा सा इस बात पे भी नजर डालते हैं कि ये आइस एज आती क्यों है। देखिए, आइस एज क्यों आती है इसके तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन कुछ मेजर रीजन है, जैसे कि धरती के ऑर्बिट की शेप क्या है अराउंड द सन, धरती के ऑर्बिट में होने वाले वेरिएशंस, या फिर धरती के एक्सिस में होने वाले टिल्ट्स या मोशंस। यानी अगर सिंपल भाषा में समझें तो धरती सूरज के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है, और रिवॉल्व करते करते उसकी पोजीशन में किसी एक डायरेक्शन में ज्यादा टिल्ट हो जाता है। ये सब वेरिएशंस और टिल्ट से ये फर्क पड़ता है कि धरती के अलग अलग पार्ट्स में कितनी सनलाइट पहुंचेगी, और फिर फर्दर इंपैक्ट करता है आइस एजेस को और क्लाइमेट में होने वाले इतने सारे चेंजेस को। पिछले कई मिलियन सालों से धरती का एवरेज टेम्परेचर कई डिग्री से फ्लक्चुएट होता रहा, और उससे वेदर पैटर्न्स में भी काफी सारे चेंजेस आए। और इन क्लाइमेट चेंजेस ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिस तरीके से दुनिया में पाई जाने वाली अलग अलग स्पीशीज या तो एक्सटिंक्ट हो गई या उसने सरवाइव किया। बेसिकली आइस एज के क्लाइमेट चेंजेस ने दुनिया का नक्शा ही चेंज कर दिया। पिछले 1 लाख साल में जब लास्ट ग्लेशियल पीरियड चल रहा था, तो होमो सेपियंस एक डोमिनेंट लैंड एनिमल की तरह इमर्ज हुए ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ। और इस डोमिनेशन में कॉग्निटिव रेवोल्यूशन ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। हिस्टोरिकली क्लाइमेट्स के साथ अडेप्ट करने की हमारी एक एबिलिटी ने एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया, जिस तरीके से ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप हुई। लेकिन एट द सेम टाइम आज की डेट में हमारे खुद के एक्शंस एक बहुत बड़ी वजह बन चुके हैं क्लाइमेट में होने वाले इतने सारे चेंजेस और ग्लोबल वार्मिंग के लिए। बेस्ड ऑन द पास्ट शिफ्ट्स इन आइस एज, गर्म या फिर इंटरग्लेशियल पीरियड रफली 50,000 साल से 1 लाख साल तक की ड्यूरेशन के लिए लास्ट करता है। और हम लोग आज की डेट में जिस इंटरग्लेशियल पीरियड में है, ये स्टार्ट हुआ था तकरीबन 12,000 साल पहले। सो अब ये करंट इंटरग्लेशियल पीरियड कितना लंबा चलेगा, क्या इसमें आगे से आगे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, ह्यूमंस का इसके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस रहेगा, ये तो टाइम ही बताएगा। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, और इसलिए क्लाइमेट चेंजेस और ग्लोबल वार्मिंग को लेके आजकल इतनी सारी डिस्कशंस होती हैं। Thank you for watching the video. I'll see you in the next one.